आ जाइए स्टूडेंट सभी, और हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आपने पीछे का नहीं पढ़ा हुआ है तो वो पढ़ लेना ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो हम आगे शुरू करते हैं। भारतीय समाज के संदर्भ में परिस्थितिकी। इस भाग में हमने सर्वप्रथम मानव समाज के मूलभूत आवश्यकताओं को सूचीबद्ध किया है। मतलब मानव समाज की क्या ज़रूरतें हैं, मूलभूत ज़रूरतें क्या हैं। एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो रोटी कपड़ा जैसे मकान। तो एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बताया है। तो मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या हैं उसके ऊपर। तत्पश्चात भारतीय समाज के संदर्भ में मानव व पर्यावरण के मध्य अंतःक्रिया से संबंधित स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया है। मानव समाज की मूलभूत आवश्यकताएं, अब इसमें और अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो सभी ध्यान से सुनिए, मैं ये कहूँगी और ध्यान से सुनिए का यही कहूँगी। तो शुरू करते हैं। सभी प्राणी जीव शास्त्रीय स्तर पर पर्यावरण से अंतःक्रिया करते हैं। जितने भी प्राणी हैं जीव शास्त्रीय स्तर पर पर्यावरण से अंतःक्रिया करते हैं, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम जिसे कहते हैं, का जटिल जाल बनता है। पारिस्थितिकी तंत्र को इस तरह परिभाषित किया गया है कि एक स्थान पर रहने वाले सभी प्राणियों की अपने आप में व पर्यावरण से अंतःक्रिया को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। एक स्थान पर रहने वाले सभी प्राणियों की अपने आप में व पर्यावरण के जो बीच संबंध होता है, जो अंतःक्रिया होती है, उसी को ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जो क्रिया करते हैं, कह सकते हैं जो भी काम है या अपने आसपास के क्षेत्र में तो रहते हैं, जो जुड़ाव होता है प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ, उसको ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। मनुष्य एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं। मानव समाज की मूलभूत आवश्यकताएं संतुष्ट करने में पर्यावरण की मदद करता है। पर्यावरण में नदियाँ, झीलें, समुद्र, वायुमंडल, वन, पौधे, रेगिस्तान, पर्वत व मैदान आदि सम्मिलित हैं, जो पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए मानव के जीवन निर्वाह, मतलब अपना जीवन कैसे जीता है, किन किन चीज़ों का प्रयोग करता है। तो उदाहरण के लिए मानव जीवन के निर्वाह के लिए जल एवं वायु अनिवार्य है। मतलब उसे जल चाहिए और सांस लेने की वायु चाहिए, ये अनिवार्य है। मनुष्य के लिए अनेक तरह से जल अनिवार्य होता है। मनुष्य के अंतरिक्ष पौधों, पेड़ों, पशुओं, मृदा जिसे मिट्टी कहा जाता है, मृदा को भी वृद्धि व निरंतर निर्वाह हेतु जल की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार मनुष्य को पानी की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी पानी की ज़रूरत होती है। मनुष्य को अपने निर्वाह हेतु पौधों, पेड़ों, मृदा तथा पशुओं की आवश्यकता होती है। इस प्रकार जीवित प्राणियों व उनके पर्यावरण के मध्य अंतर्निर्भरता की ये एक जटिल व्यवस्था है। इसी प्रकार से मनुष्य सहित सभी प्राणियों के जीवन के लिए वायुमंडल मूलभूत व सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव है। सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको कह दिया था, इन्होंने भी ये चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है। सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। मानव जीवन वायु के बिना संभव नहीं है। जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा, सांस कहाँ, इंसान रह ही नहीं सकता। तो एक बात की गई है। अंततः ये अत्यंत आवश्यक है कि जिस जल का मनुष्य प्रयोग करे व जिस वायु में वह सांस ले रहे हैं, वह जल तथा वायु दूषण से मुक्त हों, मतलब उनके प्रदूषित न किया जाए। इसके साथ साथ ये भी आवश्यक है कि हर मानव समाज के पास स्वच्छ जल व वायुमंडलीय संसाधन का समुचित भंडार हो, कि उसके पास जल जो हो वो भी एकदम साफ हो, और वायुमंडल, अगर बात की जाए हवा की बात की जाए तो वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, कोई भी उसमें प्रदूषित ना हो। तो संसाधनों का समुचित भंडार हो, ताकि भावी पीढ़ियों के लिए स्वस्थ भविष्य का निर्माण किया जा सके। सभी जीवित प्राणियों की दीर्घ आयु व बेहतर गुणवत्ता वाले जीवन के लिए ये आवश्यक कदम होंगे कि मनुष्य द्वारा प्रकृति के विवेकहीन
भोग को रोका जाए व प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण किया जाए, इन्हें सुरक्षित रखा जाए ताकि जो अगली पीढ़ी आने वाली है उन्हें ये चीज़ें मिल सकें। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संदर्भ में स्थिति। प्रकृति भारतीय सामाजिक जीवन का कितना अभिन्न हिस्सा रही है, इसका प्रमाण हमें भारतीय साहित्य की मौखिक व लिखित परंपराओं से मिलता है। ध्यान से दोबारा सुनना, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। प्रकृति भारतीय सामाजिक जीवन का कितना अभिन्न हिस्सा रही है, इसका प्रमाण हमें भारतीय साहित्य व मौखिक व लिखित परंपराओं से मिलता है। पेड़ पौधे, जलधाराएं, नदियाँ, झीलें, समुद्र, आकाश, जलप्रपात, पर्वत श्रृंखलाएं, बर्फ, वर्षा आदि मानव के हर प्रकार के अनुभवों से जुड़े हुए हैं। परंतु विश्व के अनेक अन्य देशों की भांति भारत में भी मानव व पर्यावरण के मध्य अंतःक्रिया एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच रही है। औद्योगिकरण पर आवश्यकता से अधिक बल, विकसित विश्व के प्रौद्योगिकी विकास के समक्ष आने की उत्कृष्टता तेजी से बढ़ रही है। जनसंख्या के कारण उत्पन्न दबाव ऐसे कारकों में से कुछ है जिनसे भारतीय समाज में मानव पर्यावरण के संतुलन को खतरे का भय पैदा हो रहा है, क्योंकि जनसंख्या बहुत बड़ी संख्या में बढ़ रही है और कहीं न कहीं ये खतरा बनता जा रहा है आगे आने वाले समय के लिए। वर्तमान स्थिति के अनुसार प्रौद्योगिकी का विकास यहाँ इतना नहीं हुआ है कि भारतीय जनसमुदाय प्रकृति की अपेक्षा प्रौद्योगिकी पर अधिक निर्भर हो जाए। औसत भारतीय नागरिक आज भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अपने पर्यावरण पर निर्भर है, कि जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं मनुष्य की, वो अभी भी कहीं ना कहीं प्रकृति पर निर्भर है। अभी हम इतने टेक्नोलॉजी कह सकते हैं इतना नहीं हुए हैं कि हम पूरी तरह से प्रौद्योगिकी पर निर्भर हो चुके हैं, अभी ऐसा नहीं है। अभी भी मनुष्य जो है वो प्रकृति पर निर्भर है, पर्यावरण पर निर्भर है। कृषि भारत में प्रमुख व्यवसाय है और ये व्यवसाय प्रकृति से बहुत अधिक जुड़ा हुआ है। जल, मृदा, वायुमंडल बहुत अधिक तक भारत में कृषि संबंधी गतिविधियों की प्रकृति व सीमा को निर्धारित करते हैं। यदि कभी मानसून की वर्षा बहुत कम होती है तो गंभीर व खतरनाक दुष्परिणामों की एक श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। रिजल्ट जो आने लग जाता है वो कहीं ना कहीं खराब आने लग जाता है। मानव गतिविधियों का प्रत्यक्ष पक्ष जल की अपर्याप्त आपूर्ति से प्रभावित होता है। काफ़ी हद तक पर्यावरण संबंधी कारकों द्वारा पैदा हुई समस्याएं मानव द्वारा प्रकृति के दुरुपयोग से उत्पन्न हुई है। मानव के द्वारा जो किया गया उनका जो कर्म कह सकते हैं, जो उसने कर्म किया है उससे कहीं ना कहीं प्रकृति प्रदूषित हो रही है। काफ़ी हद तक पर्यावरण संबंधी कारकों द्वारा पैदा हुई हैं समस्याएं मानव द्वारा प्रकृति के दुरुपयोग से उत्पन्न हुई है। जल संसाधनों का दूषण, पेड़ों के विवेकहीन कटाई, मतलब बहुत बड़ी संख्या में कटाई, धुएं से वायुमंडलीय प्रदूषण तथा पौधों व फसलों के लिए कीटनाशकों का व्यापक प्रयोग भारतीय समाज के कुछ समस्याजनक क्षेत्र हैं। भारतीय समाज प्रकृति के दुरुपयोग का खतरा मोल नहीं ले सकता, क्योंकि इसी पर अधिकांश लोगों का जीवन निर्भर करता है। तो आप समझ रहे होंगे। आइए अब हम इस बात का संक्षेप में विवरण दें कि भारत में किस प्रकार प्रौद्योगिकी एवं मानवीय दुरुपयोगों के कारण जल, वायुमंडल, पौधे, फसल व मृदा मतलब मिट्टी दूषित हो रहे हैं। अब इसमें ये बताएंगे। इसमें पानी लग गया शायद। तो आइए जल प्रदूषण के बारे में जानते हैं कि जल प्रदूषण से किस प्रकार समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। भारत गंगा, जमुना, कृष्णा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी जैसी अनेक नदियों का राष्ट्र है। भारत विश्व की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र भी भारत से गुजरते हुए बहती है। ये नदियाँ जीवन का स्रोत ही नहीं है, अपितु भारत की जनता के लिए धार्मिक महत्व की भी हैं। ये धार्मिक महत्व की भी हैं भारत की जनता के लिए। इसके अतिरिक्त उदयपुर, नैनीताल, भीमताल, ऊंट कमंड की अनेक खूबसूरत झीलें भी यहाँ विद्यमान हैं।
फिर भी जल यहाँ एक मूल्यवान व दुर्लभ संसाधन है। संपूर्ण उपलब्ध जल का 70% भाग वर्षों के दुरुपयोग से प्रदूषित हो गया है। जल की प्रदूषित होने वाली ये प्रतिशत बहुत बड़ी है। इसमें श्रीनगर की डल झील से लेकर दक्षिण की चलियूर व पेरियार नदियां शामिल हैं जो प्रदूषित हो चुकी हैं। हमें ये भी पता है कि पूर्व में हुगली व दामोदर व पश्चिम में थाने का जल प्रदूषण स्तर बहुत ऊंचा है। जल प्रदूषण जो स्तर है कहाँ पर, हुगली व दामोदर व पश्चिम में थाने का जल प्रदूषण स्तर बहुत ऊंचा है। पवित्रता की गोतक गंगा में उद्योगों से निरंतर रासायनिक बहिस्राव डाले जा रहे हैं। मतलब कह सकते हैं जो उद्योग लगे हुए हैं उसमें से लिक्विड अवस्था में कह सकते हैं एक रासायनिक चीज़ें बाहर किसमें डाला जाता है, गंगा में डाला जा रहा है, नदियों में डाला जा रहा है, वो कहीं ना कहीं प्रदूषित हो रहा है। उससे जो हमारी गंगा नदी है वो और भी पता नहीं कितनी नदियां हैं जो प्रदूषित हो रही हैं इन सब चीज़ों की वजह से। आगे बढ़ते हैं। जल प्रदूषण का प्रमाण नालियों की खराब जल निकासी व्यवस्था से भी मिलता है कि जो नालियों की खराब निकासी व्यवस्था है उससे भी जल प्रदूषण होता है। गंदी नालियों से पैदा होने वाली बीमारियां तथा मानवीय बस्तियों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ प्रमुख प्रदूषक हैं। इनसे होने वाला प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण से 4 गुना होता है। औद्योगिक जो प्रदूषण से 4 गुना होता है इनसे निकलने वाला जो मानवीय बस्तियां जो होती हैं वहाँ से कूड़ा करकट की बात की जाए और भी चीज़ें, इनमें से अधिकांश प्रदूषक बिना उपचार किए ही जल प्रणालियों में फेंक दिए जाते हैं। मतलब जल में ही फेंक दिया जाता है, कोई बिना उसका ये नहीं होता कि उसकी पूरी चीज़ छानबीन की जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी नदियों में डाल दिया जाता है। 1981 में ये पाया गया कि भारत की 3119 शहरों व कस्बों में से मात्र 217 में सीवेज कहा जाता है, सीवर की गंदगी के उपचार की व्यवस्था थी। उदाहरण के लिए 1960 में दिल्ली की जनसंख्या 30 लाख थी और 2003 में ये 140 लाख हो गई। 140 लाख हो गई, जबकि 1960 में ये जनसंख्या कितनी थी, 30 लाख थी। मौजूदा जल संसाधन इस बढ़त की मांग पूर्ति नहीं कर सकते हैं। बढ़त के अनुपात में जल शोधन की क्षमता बहुत ही कम है। दिल्ली में नगरीय नरसंहार की तीव्र संभावना है। प्रदूषण का इतना अधिक प्रतिशत गंभीर चिंता का विषय है। कितना ज़्यादा जल प्रदूषण हो रहा है, ये काफ़ी गंभीर विषय है। ये देखने में आया है कि टाइफाइड मतलब मोती झरा, टाइफाइड, हैजा व पीलिया जैसी 2/3 जल से फैलने वाली बीमारियां बहुत गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करती हैं। गाडगिल ने उद्धृत किया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के अनुसार असुरक्षित पेयजल पीने के कारण प्रति वर्ष 30 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु होती है। मतलब जो खराब पानी पीते हैं, जो कह सकते हैं साफ सुथरा पानी नहीं होता, असुरक्षित जल होता है, जो पीने वाला पानी होता है, उससे कितने लोग मर रहे हैं, प्रति 30 लाख से भी अधिक लोगों की मृत्यु होती है खराब पानी पीने से। तो आप देख रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे कैसा क्या स्तर है। आगे बढ़ते हैं। जब कभी जल संसाधन प्रदूषित होते हैं तो ये देखने में आता है कि सभी प्राणी बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। प्रभाव सब पर पड़ता है, सभी प्राणियों पर। औद्योगिक प्रदूषक जो उद्योगों से निकलने वाला पदार्थ होता है, औद्योगिक प्रदूषकों और बहिस्राव से प्राय मछलियाँ, जल प्राणी तथा पौधे मर जाते हैं। जो मछलियाँ होती हैं, जो गंदा पानी पहुंचता है नदियों में, तो जो मछलियाँ होती हैं वो मर जाती हैं और कहीं ना कहीं जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप हमारे भोजन की मात्रा कम हो जाती है और इन पर निर्भर अनेक भारतीयों की जीविका भी बुरी तरह प्रभावित होती है। संपूर्ण भारत में नदियों और झीलों का पानी प्रदूषित हुआ है। संपूर्ण भारत में नदियों का भी और झीलों का भी पानी खराब हुआ है, प्रदूषित हुआ है, क्योंकि इसमें मलमूत्र
औद्योगिक बहिस्राव सीधा डाल दिया जाता है तथा डिटर्जेंट से निरंतर कपड़ों की धुलाई ने भी हमारे जल संसाधनों को बुरी तरह प्रदूषित किया है। यह आवश्यक है कि इन समस्याओं का हल खोजा जाए। इन समस्याओं का समाधान आवश्यक है क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर समृद्धि के लिए विशुद्धि, जो सारी चीज़ें बेकार कर रहे हैं, विशुद्धि है जो चीज़ें हैं, विशुद्ध पीने योग्य पानी जीने की पहली शर्त है। विशुद्ध पीने योग्य पानी जीवन योग्य पानी जीने की पहली शर्त है कि पानी एकदम साफ होना चाहिए, उसमें कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। यही पहला जीवन कह सकते हैं कि फर्स्ट चीज़ यही होनी चाहिए कि पानी साफ सुथरा होना चाहिए। जल प्रदूषण को रोकने के लिए आपको समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो बताइएगा। कोई इसमें मतलब कोई हार्ड हिंदी नहीं लिखी हुई है कि इसमें समझाना पड़े, इसलिए मैं आपको इस तरह लेकर चल रही हूँ। अगर कुछ समझाने वाला होगा तो मैं समझा दूँगी। जल प्रदूषण को रोकने के लिए आजकल मैं पढ़ ही ऐसे रही हूँ कि आपको समझ में आए। जो ज़्यादा वो होता है उसको मैं रिपीट कर देती हूँ ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। जल प्रदूषण को रोकने के लिए आजकल प्रयत्न किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। सरकार तथा अन्य समसेवी जो संस्थाएं हैं, दूरदर्शन, रेडियो, प्रेस तथा अन्य शैक्षिक माध्यमों ने लोगों को प्रदूषित जल के खतरों से अवगत करा रही है। शैक्षिक माध्यम जैसा हो गया, जैसे स्कूल में कहते हैं, रैली निकाली जाती है कि पानी को प्रदूषित ना किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अपना सहयोग कर रही हैं कि जल को प्रदूषित ना किया जाए, जल को फेंका ना जाए ज़्यादा मात्रा में। प्रदूषित जल के खतरों से अवगत करा रही हैं। दूसरी ओर ये सच है कि भारत सरकार की 1987 की जल नीति भारत में जल संसाधनों के अकुशल उपभोग को रोकने में असमर्थ रही है। यदि संचालन के स्तर पर स्पष्ट कदम नहीं उठाए गए तो 2002 की जल नीति भी उसी रह जाएगी, क्योंकि कोई इस पर कह सकते अकुशल रहा होगा। 1987 में जो जल नीति बनाई गई थी, भारत में जल संसाधनों के अकुशल उपभोग को रोकने में ये असमर्थ रही है। मतलब बहुत बड़ी संख्या में यूज़ किया और उसको रोक नहीं पाया उस पर। तो एक चीज़ की गई है कि अगर ऐसा ही रहा तो ये 2002 की जो जल नीति है वो भी ऐसी ही रह जाएगी, मतलब ऐसी ही रह जाएगी। वायुमंडलीय प्रदूषण के बारे में बढ़ते हैं। इसमें हमने जल के बारे में पढ़ा, समझ में आया होगा। जल की पूरी एक एक चीज़ मैंने आपको समझाया। अब हम पढ़ते हैं वायुमंडलीय प्रदूषण। अब एग्ज़ाम में अगर आप आएगा तो आप इसमें से आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि कोई नई चीज़ नहीं है। इसी भारत में आप भी रहते हैं और चीज़ जानते हैं। आगे पढ़ते हैं वायुमंडल प्रदूषण। आइए अब हम वायुमंडलीय प्रदूषण और उससे जुड़ी समस्याओं के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। विशुद्ध वायुमंडलीय मनुष्य तथा अन्य प्राणियों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन का विशुद्ध स्रोत प्रदान करता है। यदि यह मोटर कारों और उद्योगों के धुएं के कारण शुद्ध नहीं हो तो इसके कारण क्षय, दमा और यहाँ तक कि कैंसर जैसी अनेक बीमारियां हो सकती हैं। 1989 के मोटर वाहन अधिनियम का एक प्रमुख उद्देश्य मोटर गाड़ियों से निकलने वाले इस प्रदूषण को रोकना था। कब? 1989 में। वायुमंडल असीमित नहीं है। वायुमंडल जो है ये असीमित नहीं है कि मतलब एक ही जगह हो, ये हर जगह हमें हवा मिलेगी। तो वही बात की गई है, वायुमंडल असीमित नहीं है, बहुत बड़ा है। और ये देखने में आता है कि औद्योगिक उत्पादन तथा मोटर गाड़ियों के अनेक वाणिज्यिक एवं व्यक्तिगत प्रयोगों से वायुमंडल काला होता जा रहा है। मतलब अपने लाभ के लिए कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में यूज़ किया जा रहा है और उससे जो प्रभाव पड़ रहा है, जो वायुमंडल है वो काला होता जा रहा है। वस्तुतः महानगर हुआ जैसे दिल्ली, महानगरों में प्रदूषित वायुमंडल में श्वास लेना अनेक सिगरेटों के निकोटीन युक्त धुएं को फेफड़ों में लेने के बराबर है। मतलब कह सकते हैं कि कहने का है कि महानगरों में प्रदूषित वायुमंडल में श्वास लेना अनेक सिगरेटों के निकोटीन युक्त धुएं को फेफड़ों में लेने के बराबर है। मतलब वहाँ इस तरह प्रदूषण है कि आप सिगरेट नहीं भी पीते हैं तब भी प्रभाव पड़ेगा आप पर। अगर आप सिगरेट नहीं भी पीते हैं तब भी आपके फेफड़े खराब हो सकते हैं। प्रदूषण का सबसे खतरनाक स्वरूप धूम्रपान का धुआं है। जो धुआं होता है उसका है।
इसके कारण न केवल धूम्रपान करने वालों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, परंतु उसके समीप रहने वाले उन व्यक्तियों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है जो उसके नज़दीक में होता है, जो धूम्रपान नहीं करते हैं। सरकार ने सार्वजनिक भवनों और संस्थाओं में धूम्रपान पर रोक लगाने के लिए कदम उठाया है। आप कहीं भी सरकारी संस्था में चले जाएंगे तो वहाँ पे सीधा सीधा शब्दों में लिखा होता है कि यहाँ पे धूम्रपान करना मना है। और भी तो वही बात की गई है कि सार्वजनिक भवनों और संस्थाओं में धूम्रपान पर रोक लगाने के लिए कदम उठाया है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव हो रहा है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी का तापमान सुचारू पर्यावरण के संचालन के लिए आवश्यक तापमान से कहीं अधिक हो गया है। मतलब जितना तापमान होना चाहिए पृथ्वी का चलने के लिए, उससे ज़्यादा कहीं और ज़्यादा हो गया है। वायु प्रदूषण के तुरंत प्रभावों में धुंधला वातावरण, स्वास्थ्य के खतरे तथा फसलों और पेड़ पौधों की बीमारियां शामिल हैं। इन्हें भी बीमारियां कहीं न कहीं इन सब चीज़ों से लग जाती हैं। वस्तुतः औद्योगिक चिमनियों से निकलने वाली प्रदूषित वायु के कारण ताजमहल का संगमरमर खतरनाक रूप से विकृत हो रहा है। जो ताजमहल है वो भी कहीं न कहीं इसके प्रभाव में आ रहा है। मतलब कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है। वायुमंडलीय प्रदूषण के दूरगामी दुष्परिणामों के बारे में हमारी जानकारी बहुत कम है। वायुमंडलीय प्रदूषण के दूरगामी मतलब आगे के समय के लिए दूरगामी दुष्परिणामों के आगे क्या रिजल्ट आएगा, क्या दुष्परिणाम निकल सकते हैं आगे के लिए। दूरगामी होता है आगे के लिए। दुष्परिणामों के बारे में हमारी जानकारी बहुत कम है कि आगे कुछ भी हो सकता है, परंतु सबको मालूम है कि यह एक गंभीर समस्या है। विश्व तापमान में 1 या 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि भारतीय कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के सभी प्रयासों को पूरी तरह से गड़बड़ा देगी। इसके फलस्वरूप गर्मी में तेज गर्मी पड़ेगी और मानसून में अधिक वर्षा होगी। अंततः वायुमंडल सभी मानवीय गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य है। वायु को शुद्ध बनाने के लिए, वायु को साफ सुथरा बनाने के लिए प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। पाश्चात्य देशों में सभी महानगरों में वायु प्रदूषण के स्तर को निरंतर नियंत्रित किया जा रहा है। जो अगर बात की जाए पश्चिमी देश हैं, वहाँ पर क्या किया जा रहा है, वहाँ सभी महानगरों में वायु प्रदूषण के जो स्तर है उसको नियंत्रित किया जा रहा है। दूसरी ओर भारत में ये स्तर खतरनाक रूप से बढ़ रहा है। भारत के महानगर निवासियों का बहुत बड़ा प्रतिशत सांस के रोगों से पीड़ित है, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी मोटर इतना चलते हैं तो पीड़ित कैसे नहीं होंगे। तो वही बात है यहाँ पे कि जो महानगरों में रहते हैं, वहाँ के जो निवासी हैं जो वहाँ रहते हैं, वहाँ पे सांस की बहुत प्रॉब्लम होती है। रोग कह सकते हैं, बहुत सांस से रिलेटेड जो रोग है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है। महानगरों में भली भांति मालूम है, सबको पता है, भली भांति मालूम है जो वायुमंडल को विषैला बनाए हुए हैं। कि वायुमंडल को विषैला कौन बना रखा है, किसने बनाया है, ये सबको मालूम है। दिल्ली में बसों को चलाने के लिए CNG का अनिवार्यता उपयोग करने से वायु प्रदूषण में निश्चित रूप से कमी आई है। अभी भी कई दिशाओं में ऐसे ही प्रयासों की ज़रूरत है कि अभी भी दिल्ली में तो CNG जो बसें हैं वो चल रही हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसी दिशाओं में और प्रयास की ज़रूरत है। आगे पढ़ते हैं, वायु प्रदूषण एवं कृषि। भारत में बस हम यहाँ तक ही कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट शुरुआत करेंगे। अभी हम ही करते हैं। भारत में भूक्षरण की क्या स्थिति है। लैंड डिग्रेडेशन। भारत की जनता को भोजन उपलब्ध कराने की हमारी क्षमता कृषि भूमि की उर्वरता पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि सघन खेत व बहुफसली खेती से ही संभव है। जल संसाधन अपेक्षाकृत रूप से कम दोहन किए गए हैं। वैसे प्रयास किए जा सकते हैं कि इनका अधिकांश प्रतिशत का दोहन किया जाए। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 करोड़ हेक्टेयर है। इसमें आपको मैं पहले बता दूं कि इसमें रिकॉर्ड्स दे रखे हैं, मतलब सारी चीज़ों का एक नंबर्स में बताया गया है कि किस में क्या क्या चीज़ें हैं।
तो इसको आप सिर्फ ध्यान सुनिएगा और इससे रिलेटेड इतना क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन आप इसको ध्यान सुने ताकि अगर कभी आपको पॉइंट याद रह जाता तो आप उसमें लिख सकते हैं। इसमें से लगभग 43.6% कृषि भूमि है। इसलिए मैंने कहा कि आप लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट जो चीज़ें हैं वो आप अगर कहो तो एकदम वैसे ही उतार दो जो चीज़ें, लेकिन समझ के आप समझ जब पढ़ रहे हैं तो आप समझ भी रहे हैं, और समझ के जब आप लिखेंगे तो बहुत समझ लीजिए कि शब्दों की भरमार होगी, क्योंकि जो इंसान समझ के लिखता है उसकी बहुत मेन टू मेन पॉइंट कह सकते हैं कि अच्छा लिखा होता है, क्योंकि जो समझ के लिखते हैं बहुत क्लियर होता है वो। तो लगभग इसमें से लगभग 43.6% कृषि भूमि है। वह स्थायी चरागाह, जो चरागाह है जहाँ जानवरों को चराया जाता है, स्थायी चरागाह की भूमि लगभग 14.6% है। लगभग 14.6% भूमि में सिंचाई संभव है। इतनी प्रतिशत में भूमि जो सिंचाई है वो संभव है। वनीय क्षेत्र का कुल प्रतिशत 10.7 है। बंजर व अशिक्षित जहाँ सिंचाई नहीं की जा सकती, बंजर व अशिक्षित भूमि लगभग 6.4% है। शहरी भूमि लगभग 5.5% है। शहरी भूमि उपरोक्त, मतलब इन सबों की बात की जाए तो उपरोक्त भूमि वितरण पर भविष्यवाणियों के अनुसार भारत 30 करोड़ टन उद्योग में खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य तक पहुंच सकता है। जो भविष्यवाणी, जिन्होंने भविष्य पहले ही बता दिया उन्होंने कि हाँ ऐसा हो सकता है कि भविष्यवाणियों के अनुसार भारत 30 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य तक पहुंच सकता है। इतना कर सकता है भारत। यह अनुमान इस बात पर आधारित है कि सिंचित भूमि पर 4 टन प्रति हेक्टेयर की औसत उपज की जा सकती है। फिर भी इस प्रकार के अनुमान प्रायः अनेक स्थिर कारकों पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए, अब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, उदाहरण के लिए इसके लिए नियमित, मतलब रेगुलर, नियमित व अच्छी मानसून वर्षाओं की आवश्यकता है। हम यहाँ तक कब पहुँच सकते हैं? जब नियमित रूप से वर्षा अच्छी हो। मानसून की बात की जाए तो नियमित अच्छी व मानसून वर्षाओं की आवश्यकता होगी, तभी ये संभव होगा। ये एक यथार्थवादी अनुमान नहीं है, विशेषतः सब जबकि वायुमंडलीय प्रदूषण भौगोलिक वायु संचार में गड़बड़ी पैदा कर रहा है। जो वायुमंडलीय प्रदूषण है, जो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं पूरा सिस्टम खराब कर रखा है, गाड़ी मोटरों का धुआं निकलता है, तो कहीं ना कहीं वायुमंडलीय प्रदूषण ने भौगोलिक, जो आगे पीछे पूरा पर्यावरण है, भौगोलिक वायु संचार में गड़बड़ी पैदा कर रहा है। कृषि का एक महत्वपूर्ण भाग सिंधु गंगा का मैदानी भाग ऊपरी मृदा सतह के क्षरण का शिकार हो रहा है। अंततः यदि इस मिट्टी को उर्वरक नहीं रखा गया, मतलब इसको उपजाऊ नहीं रखा गया, तो इसकी उत्पादकता बहुत कम हो जाएगी। फसल का व्यर्थ बचा हिस्सा तथा जैविक खाद को भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए, जो भूमि का जो उपजाऊपन है उसको बनाए रखने के लिए प्रयुक्त करना होगा, उसको बनाना होगा। इनका प्रयोग इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अपेक्षित रूप से निम्न स्तरीय, जो नीचे स्तर की हैं, निम्न स्तरीय अप्रयुक्त रासायनिक उर्वरक आसानी से कम कीमत पर उपलब्ध हैं। फिर भी जैविक खाद से अधिक उत्पादकता संभव है। ये मृदा, मतलब ये मिट्टी को पुनर्जीवित करती है तथा इसे अधिक उपजाऊ बनाती है। इस ज्ञान को सभी भारतीय किसानों तक पहुंचाना होगा। अधिक उत्पादकता हेतु भूमि को नाइट्रोजन प्रचुर बनाना भी महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन में ज़्यादा होना, नाइट्रोजन प्रचुर बनाना भी महत्वपूर्ण है। अतः भूमि की उर्वरकता की रक्षा करती है ये, तथा इसे निरंतर खाद से परिपूरक रखती है, मतलब हर चीज़ मेंटेन करके रखती है। इसमें भूमि की उर्वरता के साथ साथ पर्यावरण संबंधी संतुलन को पुनर्स्थापित करने व बनाए रखने में मदद भी मिलेगी। इस प्रकार मृदा क्षरण, सॉइल इरोजन के कारण मानवीय समाज को गंभीर आर्थिक तनाव झेलने पड़ते हैं। मृदा का क्षरण होने से उपज कम हो जाती है। मिट्टी अगर खराब हो जाएगी तो उपज वैसे भी कम होगी। वही बात की है, मृदा का क्षरण होने से उपज कम हो जाती है। अतः मृदा या भूमि का बचाव भी आवश्यक है। मिट्टी का भी और भूमि का भी बचाव आवश्यक है। भूमि का क्यों? क्योंकि इस पे
जो गंदा फैक्ट्रियों से उद्योग माल निकलते, कहीं ना कहीं भूमि बंजर हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए इन्होंने कहा हुआ है मिट्टी और भूमि का बचाव आवश्यक है। तो आपको समझ में आया होगा। अब जैसे क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए जल प्रदूषण पर एक टिप्पणी लिखी है। तो जल प्रदूषण हमने पढ़ा, आप सोचिए उस पर कि क्या क्या हमने पढ़ा, उसमें आप काफ़ी लिख सकेंगे। तो आपको समझ में आया होगा, मैं ही आशा करती हूँ। आज के लिए इतना रखते हैं, हम नेक्स्ट दोबारा अगले से शुरुआत करेंगे। ये हमारा यहाँ से कंप्लीट हो गया है। तो थैंक यू सो मच। समझ में आया तो कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।